नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था बीपीएससी मेंस का एक आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पाल कला। हमने सिर्फ कल स्थापत्य की बात की थी और बाकी जो चीज़ें बची हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। पाल कला से जुड़ा हुआ, चाहे वो पांडुलिपि की बात हो, चित्रकला की बात हो, भित्ति चित्र की बात हो, सारे को देखते हैं। लेकिन कल वाला जो हमने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिविजन करते हैं जल्दी में। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। समस्या इन द सेंस आपको कोई भी पढ़ाई से, तैयारी से रिलेटेड जो समस्या है यहाँ पूछ सकते हैं। देखिए, परिचय के बारे में हमने कल बता दिया था, ये आप पढ़ लेना। सारे को मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना है एससी आरंभ। और इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। देखिए, कल हमने बात किया था कि पाल कला को हमने कितने रूपों में बांटा, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला। हमने कल इस पोर्शन को देख लिया था। हमने कल स्तूप को देखा था, महाविहार को, चैत्य को और मंदिर को। इन सारी चीज़ों को एक देखा था, इसका भी रिवीजन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे काशी की मूर्ति कला देखेंगे और चित्रकला देखेंगे। देखिए, हमने कल परिभाषा देखा था, स्तूप का प्रकार कितना है, क्या इसकी क्या महत्ता है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका संरचना कैसा है, कितने प्रकार के स्तूप हैं और महत्वपूर्ण स्तूप जो प्रमुख स्तूप हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखा था। हमने सोमपुरी विश्वविद्यालय की बात की थी जो महाविहार के अंदर में आता है। महाविहार क्या होता है हमने उसकी भी बात किया था कि यहाँ पर एक शिक्षा केंद्र होता था, जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, वहाँ रहने का निवास स्थान भी होता था। इस तरह की चीज़ें हमने बात किया था। हमने बात किया था कौन किस चीज़ को तैयार करवाया था, ये भी बात किया था। चैत्य क्या था, एक पूजा स्थल है। कौन सा है, पूजा स्थल की बात की थी। हमने मंदिर बोला था, यहाँ पर जो मंदिर बना था वो सब नागर शैली का बना था। नागर शैली आपको समझना है तो अभी जो मंदिर बना है हमारे अयोध्या का राम मंदिर, उसे आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का नागर शैली का मंदिर होता है। देखो, स्तूप के बारे में मैंने बता दिया था कौन कौन से मुख्य पोर्शन होते हैं। ये सारा आप देख लेना, इसको आप बनाने का प्रयास करना, क्योंकि एग्जाम में बनाओगे तो 1 नंबर बढ़ेंगे। हमने ये बात किया था स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, पारिभाषिक स्तूप, उद्देशिका और संकल्पित। एक किस तरह के होते हैं, शरीर के अवशेष होते हैं, इसमें उनके द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुएं होते हैं। उद्देशिका वो होता है कि कहीं उन्होंने लॉर्ड बुद्धा और बोधिसत्व ने कुछ ऐसा कार्य किया है जो मेमोरी बन गया, उससे उसे याद किया जाता है किसी चीज़ के लिए। जैसे ज्ञान उनको बोध ज्ञान में मिला है लॉर्ड बुद्धा को, तो इसलिए एक माना जाता है। पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, इसलिए उसको मेमोरी के स्थल के रूप में देखा जाता है। तो ऐसी जगहों पर जो बनाया गया है उसको उद्देशिका बोला जाता है। संकल्पित वो होते हैं जो श्रद्धालुओं द्वारा बनाए जाते हैं। हमने बात किया था कि इतना स्तूप का पार्ट है, सारे स्तूप के पार्ट को आपको देख लेना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा और सारा ही लिखना है जब भी संरचना की बात आएगी। निर्माण तकनीक क्या है, इसको लंबे समय तक टिके रहने के लिए इसको बनाया गया। जो प्राचीन काल में जैसे बनाए जाते थे, मौर्यों के समय में जैसा बनाया जाता था, उससे लेके अभी पाल काल तक आते आते किस तरह की इसमें बदलाव आए हैं, किस तरह की चीज़ें प्रयोग किया जा रहा है, वो हम निर्माण तकनीक में देखते हैं। साथ में हमने बोला था कि कुछ स्तूप जो महत्वपूर्ण है, महाबोधि, जेतवन स्तूप, दमेक स्तूप, विश्रांति स्तूप, रत्नागिरी स्तूप, ये कहाँ है इसको आप देखिएगा। इसको एकदम जूम करके आपको देखना है और मैं पीडीएफ होगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। महाविहार के बारे में बात किया था हमने कि ये क्या है, शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है। इसमें क्या होता है कि ये जो आप 1985 में जो महाविहार है उसको दिया गया था यूनेस्को का हेरिटेज, जो हमारे कहाँ है, जो सोमपुरी, जिसको सोमपुरम भी बोलते हैं, सोमपुरम महाविहार या मठ जो भी बोलिए, इसको हेरिटेज के रूप में दर्जा दिया गया था 1985 में। ठीक है, आज के बांग्लादेश में ये। अब देखेंगे कि हमने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होता है, शिक्षा केंद्र होता है महाविहार, ये बातें हमने कर लिया था। इस तरह देखिए, इस तरह के आप मैप में भी जाकर देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा किस तरह के अभी अवशेष वहां बचे हुए। तो आज हम कल मंदिर की बात किए थे। मंदिर में क्या होता था कि हमने बताया था कि पाल वंश जहाँ बौद्ध
बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा यानी जो तांत्रिक प्रभाव से संबंधित जो शाखा थी उससे वे जुड़े हुए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की वास्तुकला का तो निर्माण करवाया है, स्थापत्य का निर्माण तो करवाया है, पांडुलिपि का भी निर्माण करवाया, ये सारी चीज़ों का निर्माण करवाया। साथ ही ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के हिंदू धर्म की जो चीज़ें थी, चाहे जैन धर्म की जो चीज़ें थी, उनको उन्होंने रोक दिया, बल्कि उनको भी संरक्षण प्रदान किया, उनका भी जो मंदिर है स्थापित है उनका भी निर्माण करवाने में उन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। जो आज हम देखने वाले हैं मूर्तिकला का देखने वाले हैं। देखिए मूर्तिकला में क्या देखना है, सबसे पहले आप देखो, एक इस मूर्ति को देख लो, इस मूर्ति को देख लो, यहाँ पर विष्णु, लॉर्ड विष्णु है, यहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती माता है। इस तरह की मूर्तियाँ मिलेगी पाल काल का, इस तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेंगे। अब देखो इसमें मूर्ति किस प्रकार का बना, एक तो देखो पहले कांसे की मूर्ति बनी, और जो कांसे की मूर्ति बनती है ये सांचे में ढाल कर बनाई जाती थी। इस तरह की मूर्तियों कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा मंदिर, जब जाएंगे नालंदा का एक मंदिर है, वो मंदिर संख्या 13 देखेंगे तो वहाँ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और इस तरह आपको बता दूं कि महायान परंपरा से जुड़े हुए बौद्ध। साथ ही साथ ये देखना है आपको कि किस तरह के मूर्ति बनते थे, तो बुद्ध के बनते थे, बोधिसत्व, मैत्रेय, तारा, विष्णु, बलराम, शिव, सूर्य आदि देवी देवताओं का मूर्ति बनते थे। ये क्यों, इसको सहिष्णु बोला जाता था, पाल वंश के शासकों को सहिष्णु, क्योंकि सारे धर्मों को वो संरक्षण प्रदान करते थे। साथ ही आप देखेंगे कि कांस का जो मूर्ति देखना है तो सुल्तानगंज जाइए, सुल्तानगंज में आपको मिलेगा बुद्ध की एक मूर्ति। अब वो बर्मिंघम का जो संग्रहालय है वहाँ इसको रखा गया है। साथ में आप देखेंगे कि जो कांस की मूर्तियाँ का जो चलन है, आप चोलकालीन नटराज का मूर्ति के बारे में जानते होंगे। जो चोलकालीन नटराज की मूर्ति जो बना था उसकी कलात्मकता से वो प्रभावित थे, इस तरह की मूर्तियाँ बनाता है। तो ऐसा नहीं कि खाली कांस की मूर्ति बनी थी, पाल काल में पाषाण की मूर्तियाँ बनी थी। पाषाण की मूर्ति बनी थी उसमें क्या था, सबसे बड़ा चीज़ जो था, ये जो पत्थर प्रयोग करते थे मुलायम पत्थर होता था। अब मुलायम होने के कारण जब मूर्ति को बनाया जाता था तो उसको अंगुलियों से प्रेस कर करके और किसी तरह का प्रयोग करके उसमें अच्छे से उकेरा जा सकता था, उसमें आभूषण का तरीका, आभूषण वगैरह बनाया जाता था। इस तरह से क्या होता था कि मूर्ति को बहुत ही विशिष्ट और छोटे स्तर पे इसको बनाया जाता था। मतलब ये कहें कि बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया जाता, क्योंकि मुलायम पत्थर होने के कारण उसको अलग से अपना आकार साई दिया जा सकता था। ठीक है, तो पाषाण की मूर्ति ऐसी होती थी, मुलायम पत्थरों का प्रयोग किया जाता था ताकि मूर्तिकरण के लक्षण, और देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि मुलायम होने के कारण क्या है, सूक्ष्मता से इसको आराम से हम मूर्ति को बना सकते हैं, उसमें सौंदर्य को उकेरा जा सकता है। ये ठीक है। श्रृंगार अलंकार, इसमें एक चीज़ क्या देखेंगे आपको कि जो मूर्ति बना मुलायम पत्थर होने के कारण इसमें अलंकरण ज़्यादा होगा। अलंकरण क्या हुआ कि कई सारे आभूषण उस पर लाद दिए गए। चेहरे के बनावट तो दिख रहे हैं लेकिन इतने आभूषण है कि और भी पार्ट बहुत आभूषण से ही ढक जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि इसमें अलंकरण ज़्यादा होता था, इससे जो इसका प्राकृतिक रूप है वो खत्म हो जाता है, उसमें कृत्रिम रूप ज़्यादा सामने आने लगता है। पाषाण कालीन मूर्तियों में था, विषय वस्तु इनका क्या था, धार्मिक था। इसमें देखेंगे बौद्ध, शैव, जैन और तंत्र मंत्र आधारित थे। इस तरह की चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। और इसके प्रवर्तक कौन थे, इस तरह के जो मूर्ति कला और चित्रकला के जो काम किए थे ये कौन थे, धीमन और बिटपाल। धीमन और बिटपाल ये कहाँ के निवासी थे, नालंदा के निवासी थे। और एक करमचंद धीमन पिता पुत्र थे, तो ये गोपाल और धर्मपाल के समकालीन थे। ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझ में आ गया। अब मृण मूर्ति देखिए, मृण मूर्ति में क्या था, कुछ मृण मूर्तियाँ एक्चुअली मिट्टी का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता था, मिट्टी का प्रयोग। अब इसके में क्या हुआ, एक तरफ तो मृण मूर्ति मिल रहा है, दूसरी तरफ देखेंगे कुछ मृत भांड मिल रहे हैं। जब भागलपुर जाएंगे तो वहाँ अंतिचक एक जगह है विक्रमशिला महाविहार में ही, तो वहाँ से इस तरह की चीज़ें मिली, मूर्तियाँ मिली है, प्लस मृत भांड मिले हैं। इससे क्या होता है, इसमें समान जनजीवन को देखा जा सकता है, धार्मिक और अध्यात्म पहलुओं को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया मृण मूर्तियों में। ये प्रसिद्ध क्यों है, इसमें एक मूर्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये आपको एग्जाम्पल में लिखना है। जब भी आप पाल कला से संबंधित क्वेश्चन आए तो ये जरूर मूर्ति कला में और मृण मूर्ति में आपको लिखना है। क्या लिखना है, एक स्त्री है जो बैठी हुई है, किस मुद्रा में बैठी हुई है, एक हाथ में आईना ली हुई है, और एक हाथ में आईना ली हुई है और दायां पैर बाएं पैर पर रखी हुई है, और दूसरे हाथ से क्या हो, दायां पैर बायां पैर पर रखी हुई है और अपने रूप को निहार रही है। स्त्री एक आईना ली हुई है, एक पैर दूसरे पैर पर रखी है और अपने चेहरे को निहार रही है। फिर साथ में क्या होता है, दूसरे हाथ की अंगुलियों से आईना, एक हाथ से
मिरर ले रखी है, दूसरे हाथ की अंगुलियों से वो सिंदूर लगा रही है। इस तरह की मूर्तियों को बहुत ही बारीकी स्तर पर उकेरा गया है। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देना ही है। तो ये आपका मूर्तिकला और मीनमूर्ति से संबंधित चीजें हैं। अब देखिए, मैं चित्रकला की बात करें तो देखो यहाँ पर दो चीजें दिखाऊंगा मैं, एक भित्ति चित्र और पांडुलिपि। तो इसमें क्या है, भित्ति चित्र में आप देखेंगे कि ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित कोई चबूतरा है, चबूतरा जब बना हुआ था तो उसमें किस तरह के ज्यामितीय आकार के क्या होते थे। सपोज एक चबूतरा इससे बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि इस पे फिगर बना देंगे, इस पे फिगर बना रहे हैं, कुछ भी कमल का फूल बना दिए, चाहे कुछ भी फूल बना रहे हैं। तो इस तरह की चीजें, फूल पत्ती भी बन रहा है, जानवरों का भी मतलब चित्र उकेरा जा रहा है। तो इस तरह के भित्ति चित्रों पे बनाया जाता था। ये एक एग्जांपल आपको देखना है तो अजंता एलोरा गुफाओं में देखेंगे, जो अंदर जो भित्ति चित्र हुआ है उसी प्रकार के भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता था। अब देखो इसमें मनुष्य आकृति, पशु पक्षी, फल फूल, ये सब सारी चीजों का होता था। साथ में क्या होता था, जो बुद्ध है और उनका बुद्ध है, नर्तकी है, बोधिसत्व है, इन लोगों के भी फोटो भित्ति चित्र पे आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये भित्ति चित्र दीवारों पे भी होते थे, गुफाओं पे भी होते थे, दीवारों और गुफाओं पर भी देखने को मिलते थे। अब एक चीज जो बताना चाहता हूं कि विभिन्न स्थापत्य केंद्रों में बौद्ध महाविहार तथा कला के केंद्र थे। अब जो स्थापत्य केंद्र जो है उस जैसे महाविहार, अब महाविहार में जाएंगे तो कई सारा चीज आपको मिलेगा। तो स्थापत्य तो महाविहार अपने आप में है ही, लेकिन वहां पर कला काम हुआ, वहां पर क्या हुआ, भित्ति चित्र किया जा रहा है, नया नया चित्र बनाया जा रहा है, तो ये महाविहारों में देखने को मिलता है। साथ ही आप देखेंगे कि बौद्ध विषयों से संबंधित ताड़पत्रों पर, पांडुलिपि की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो स्थापत्य बनाने के लिए महाविहार में इस तरह के चित्रों का निर्माण कर रहे हैं, दीवारों पर और भित्ति चित्रों पर, गुफाओं में। दूसरी ओर आप देखेंगे कि ताड़पत्रों पर भी कुछ चीज ऐसी लिखी जा रही है जिसे लिखने के उसको पांडुलिपि कहा गया। तो इसमें क्या होता था कि कुछ ऐसी चीजें जो बुद्ध से संबंधित होते थे उनमें उकेरा गया। तो ऐसे ही कुछ ताड़पत्रों पर लिखा हुआ पांडुलिपियां बना है। उसमें से पहला जो पांडुलिपि है, जो महत्वपूर्ण पांडुलिपि है, उसमें अष्टसहस्त्रिका प्रजना पारमिता, कहीं कहीं इसको प्रज्ञा पारमिता भी बोलते हैं, प्रज्ञा पारमिता या प्रजना पारमिता, और दूसरा है पंचरक्षा। अब ये दोनों में समझो ये क्या है। जो अष्टसहस्त्रिका है, इसको रामपाल ने, धर्मपाल से शुरू हुआ था और रामपाल ने आके इसको 11वीं शताब्दी में कंप्लीट करवाया। इसको लिखने वाले कौन थे, नालंदा के मठ और ओदंतपुरी के मठ थे, वहाँ जो स्कॉलर थे उन लोगों ने लिखा था इसको। ठीक है, और ये कब हुआ था, अपने शासन काल के 15वीं वर्ष में, और 11वीं सदी के अंत में इसको निर्माण करवाया गया था। एक चीज समझना जरूरी है कि इसमें लगभग 8000 पंक्तियों में उच्च कोटि के 8000 पंक्तियों में लिखा गया है पांडुलिपि। इसमें बहुत सारे श्लोक होते थे और बहुत सारे चित्र भी बने होते थे। तो इसमें अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा परमित में। अब पंचरक्षा क्या है, देखो ये जो पिक्चर देख रहा है ये आपका सहस्त्रिका है, सहस्त्रिका है। ठीक है, जो अष्टसहस्त्रिका बोलते हैं इसको। ये जो है पंचरक्षा है। पंचरक्षा क्या है, देखो एक देवी यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पंच से समझो 5 है। ये 5 देवी ऐसे थे जो बुरे वक्त में आपकी खुशी और वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो इनमें क्या होता था कि आप अगर आपके समाज में ऐसा माना जाता है कि ऐसे समाज में आपके कोई जलवायु की आपदा आ गया, सूखा या बाढ़, इस तरह की समस्या अगर आता है तो उसको ठीक करने के लिए ये देवी देवता आते थे और आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे। यही पंचरक्षा में बात किया गया है। ये भी एक पांडुलिपि है। इतनी सारी चीज़ों को अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या सजा, जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से पेंटिंग किया गया है, इसमें जब पेंटिंग इस तरह के ताड़पत्र में किया गया है तो इसमें रंगों का प्रयोग किया गया होगा। तो इसमें कुछ प्राथमिक रंग होते थे और कुछ द्वितीयक रंग होते थे। जो प्राथमिक रंग होते थे इसको बोलिए RBW, RBC नहीं बोलना है, RBW बोलना है। तो रेड, ब्लैक और व्हाइट। और जो द्वितीयक रंग होते थे काला, हरा, बैंगनी, गुलाबी, मतलब प्राथमिक रंग को याद रखना है, द्वितीयक रंग में कुछ आपको इस तरह की चीजें याद रखना है। इसमें क्या देखें, पांडुलिपियों पर क्या था, तांत्रिक प्रभाव था। साथ ही इसमें क्या होता था, साथ ही ये क्या है, ये जो प्रभावित माना जाता है कि नेपाल और बर्मा का जो चित्रकला था वहाँ से प्रभावित है। इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर आपको पाल कला से संबंधित आए तो हो सकता है, क्योंकि अब 8 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक क्षेत्र से पूछा जा सकता है। चाहे तो स्थापत्य का पूछ लेगा या मूर्ति कला और पांडुलिपि चित्रकला के बारे में पूछेगा। ये देखिएगा, एक होता है, एक क्वेश्चन आता है आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए, इसका कैसे करेंगे।
इसको अगर लिखने के लिए पूछ दे तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि इस स्थापत्य में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया, वो ईंटों का प्रयोग किया गया, इससे क्या हुआ कि उतना पक्का ईंटा नहीं हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि जल्दी ही ये छिन्न भिन्न हो जा रहा था। छिन्न भिन्न इन द सेंस वो समाप्ति की ओर चला जा रहा था। मूर्तिकला में क्या था, मौलिकता का अभाव। जैसे हमने बताया था कि इसमें पत्थर मुलायम होते थे और चाहे जो भी हम बनाते थे सांचे में ढाल कर बनाते थे, इतना उसमें आभूषण लाद देते थे कि उसकी जो प्राकृतिक रूप है वो नज़र नहीं आता था, मौलिकता का अभाव नज़र आता था उसमें। तो इसीलिए इसको बोला गया कि एक कमी रह गया, इसमें आभूषण लाद दिया जाता था, कृत्रिमता स्पष्ट दिखता है इसमें, अलंकरण अधिक था इसमें, तंत्रयान का मतलब तंत्र मंत्र का प्रभाव इसमें ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि ये वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे। इसमें नारी सौंदर्य को ज़्यादा दिखाया गया। अब नारी सौंदर्य की मूर्तिकला की बात करेंगे तो हमने बताया था कि जो बन रहे थे तो अग्रभाग की चीज़ों को ज़्यादा उकेरा जाता था, उभारा जाता था। इस तरह से देखिए। दूसरा, कला के विभिन्न रूपों का अत्यधिक धर्म खंडित होने से स्थानीयता कम हुई। अब क्या हुआ कि जो बन रहे थे पाल कला में जो मूर्तियाँ बन रहे थे, इसमें सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक चीज़ों को शामिल नहीं किया, बहुत कम स्तर पर शामिल किया, जबकि धर्म की चीज़ों को ज़्यादा शामिल किया गया। इन चीज़ों को आप देख के बता सकते हैं। और इस वे फॉरवर्ड में इतना बताइएगा जरूर कि पाल कला में इतने संघर्ष होते हुए भी कई आप त्रिपक्षीय संघर्ष को दिखाइएगा और बोलिएगा कि इस तरह के संघर्ष के बावजूद भी पालकालीन शासकों ने इस तरह की कला को विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने बताया था कि ये बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला था, ये नेपाल में भी गया था। नेपाल में जाने का कारण क्या था, जब बुद्ध हैं नेपाल में भी गए थे, हिमालयन क्षेत्र में भी कुछ गए थे, तो इसी तरह कला का विस्तार हुआ था। लेकिन ये जो मूल रूप से शासक थे बंगाल और कहाँ थे, बिहार तक के शासक थे, तो इन क्षेत्रों में जो भी चीज़ें थे इनका विकास करने का काम किया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है, हम बहुत मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।